पॉजिटिव नोट अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव नोट ये है कि रशिया से जो हम ऑयल जो है इस दफा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि शायद जून में उसकी पहली कंसाइनमेंट आएगी, उसको रिफाइन करके देखा जाएगा कि उसमें से फर्नेस ऑयल और पेट्रोल डीजल की रेशो क्या निकलती है। अगर वो सप्लाई जो है वो चल निकलती है तो हुकूमत के पास एक क्वेश्चन होगा कि वो आने वाले साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी सी उनमें कमी कर सके। और अगर वो थोड़ी सी कमी होती है तो एनर्जी जो है वहां पे रिलीफ पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है। आबिद साहब, वो जो पीडीएल जो हम 50 से बढ़ा के 60 पे कर रहे हैं, तो अगर ये प्राइस कम भी होती है तो भी इसका इम्पैक्ट रिलेटिवली तो कम हो जाएगा पीडीएल के बढ़ जाने की वजह से। देखिए उसमें हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि चूंकि अगर रशिया से ये सिलसिला चल निकले तो ये मार्केट से तकरीबन 20 से 25 डॉलर पर बैरल सस्ता मिलेगा। तो वहां पे हुकूमत के पास ये क्वेश्चन होगा कि अगर उसको लेट से कोई 20 रुपए पेट्रोल पे बच रहे क्वेश्चन है, 10 रुपए पीडीएल में दे दे और 10 रुपए जो है वो सार्फिन तक पास ऑन कर दे, तो इस तरह का वो फार्मूला। और आपको कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो, वैसे जाहिर है वो तो बाद में पता लगेगा कि जनाब वो जो आपने टेक्निकल बताई कि रिफाइनरी है, ये है, वो है, लेकिन जो भी सियासी हालात सब कुछ है, इसको लगते हुए आपको क्या लगता है ये कितना मुमकिन है? चूंकि हम पिछले 1 साल से तो इसकी बाज़गश बहुत ही सुन रहे हैं ना, जिसको एक आम आदमी तो यूं पूछते हमसे पूछ रहा होता है, यार अमेरिका से क्यों लेते हैं, रशिया से क्यों नहीं लेते, इतना सस्ता मिलता है वहां से, क्यों नहीं ले रहे यार? तो ये इतना ही सादा है। और ये मुमकिन लगता है आपको कि कितना ज्यादा इम्कान है इस चीज का जो नक्शा आपने खींचा है? अब इसमें काफी इम्कान है, क्योंकि हम जो रेट ले रहे हैं वो वही है जो कि अमेरिका की सैंक्शन, जो मगरबी ममालिक की सैंक्शन है वो ये है कि $60 पर बैरल से महंगा आप रशिया से नहीं बाय कर सकते। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन $75-80 पर बैरल पे है। हाँ। सऊदी अपनी प्रोडक्शन कट करेगा तो ये 100 तक जा सकती है। तो हमें ये थोड़ी सी एक मिल गई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि रशिया के साथ जो रेट हम तय कर रहे हैं वो $60 पर बैरल से नीचे होगा। और चूंकि ये उन्हीं सैंक्शंस के अंदर रहते हुए है तो हमें ये डर नहीं कि अमेरिका की सैंक्शन हम पे लग जाएंगे। सही है। तो अच्छा आबिद साहब, मैं जरा स्टूडियो में इन चारों मेहमानों से एक करके जरा पूछता हूँ, वो जाहिर अपने आम आदमी की टर्म्स में बताएंगे कि भाई आप लोग अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट एक काम क्या करे तो आप बताइएगा। फिर मैं आबिद साहब आपसे पूछूंगा कि अब ये हमारे जेब में जितने पैसे हैं, जो हमारा खसारा है, जो हम यानी 9,200 अरब रुपया टैक्स की सूरत में लेना है और 7,300 अरब कर्ज और सूद ही दे देना है, तो हम तो शुरू ही इतने कम पैसों से कर रहे हैं, फिर उसमें फिर अलग अलग बजट्स की एलोकेशन है अलग अलग शोबों की, तो हमारे लिए वो कितना मुमकिन है ये फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर कोई एक काम आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट से आप कहते हैं भाई ये तो कर दो यार ताकि कुछ बेहतर हो, तो वो एक काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये डिफाइन करे कि आम आदमी से इसकी मुराद क्या है, क्योंकि बचपन से आज तक जो बजट सुनते आए, आम आदमी की कोई रिलीफ आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। आपने देखा आपने सुलेरी साहब ने कितनी खूबसूरत अंदाज से समझाया कि भाई ये जो इन्फ्लेशन का फिगर हम डिस्कस कर रहे थे, इसका आम आदमी से ताल्लुक ही इसलिए नहीं है कि भाई आपकी बिजली कितनी महंगी होनी है ये इन्फ्लेशन की फिगर में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, आपका बस का किराया कितना महंगा होना है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। बजट तो हमारे लिए एक तरीके से सारा कुछ आई वॉश ही है आम आदमी के लिए जो कुछ है। बजट तो आम आदमी के लिए सिर्फ ये हिंसों का गोरख धंधा है। हमारे लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या पेश कर जी जीडीपी किधर चला गया क्या। हमने तो सिर्फ ये देखना कि हम जब घर का सामान लेने के लिए जेब में डालते हैं पैसे, तो आधे सामान भी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या आम आदमी का बजट किस तरह ही है, क्योंकि आज तक किसी बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं नजर आया। एक मामूली सा पेट्रोल, हर बजट के बाद जेब में बोझ बढ़ जाता है, हालात तंग से तंग हो रहे हैं। आप कहिए। हम उस 4 दीवारी से बाहर, अपने घर की जो 4 दीवारी है ना, जो हमारे पास जो सैलरी आ रही है, हम उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आम आदमी की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? हमें रिलीफ ही तो कुछ नहीं मिल रहा ना, कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम तो उस दायरे से ही बाहर नहीं आ रहे हैं कि हमें कुछ आगे, तो हम आगे के बारे में कुछ सोचें या अपने बच्चों के उसी में फंसे हुए, उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वसीम साहब, आपने कहा कि कोई एक ऐसी बात की जाए जो गवर्नमेंट तक हम अपना पैगाम पहुंचाए, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जैसे भी बहुत सी स्कीम्स आ रही हैं, हम जहाँ बजा देखते हैं कि लाइनों में लगी हुई है, खवातीन को 2,000 मिल रहे हैं, कहीं खवातीन को ईद के नाम पे 1,000 मिल रहा है। आपने जो लोगों को आटे, दाल, चीनी और 2,000 की लाइन में लगाया है, अगर इसके करने के बजाय अगर मुल्क के अंदर मईशत के पहिए को अच्छी तरह से चलाना है, चल तो रहा है मगर ये अभी उस तरह से नहीं चल रहा, इसको अगर चलाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाया जाए।
रोजगार के मौके तब बनेंगे जब मुल्क के अंदर तरक्याती काम होंगे। अगर एक हॉस्पिटल बनता है तो देखिए उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने डॉक्टर्स को रोजगार मिलता है, और हॉस्पिटल बनने के लिए कितने इंजीनियर्स को रोजगार मिलता है, कितने मजदूर तबकों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। बजाय ये कि आप औरतों को लाइन में लगाएं कि जी यहाँ पे 2000 बेनजीर इनकम सपोर्ट के मिल रहे हैं, वहाँ जी ईदी के नाम पे आपके शादी कार्ड पे 2000 आ गए। जा बजा आपने औरतों को घरों से बाहर निकाल करके इज्जत नफ्स को आपने खत्म कर दिया है। और महंगाई इतनी, आटे की लाइन में लग के कोई मर गया है जी, और फिर ये फिर इसके बाद क्या तो बचता है? यानी इससे ज्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है? इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या मयारी जिंदगी क्या जा रहा है? आप ये देखें कि हर फ्री आटे की लाइन में लग के 9 लोग मर गए। मतलब ये और मतलब उस क्या? लाइन में लेकिन लगने उस का आटे की क्या कीमत होगा? इतनी ज्यादा है कि 9 गुजरना लोगों की मौत ने भी उस आटे की कीमत को नहीं चुका सके। हाँ, ठीक है 9 ना? अफराद का खून भी काफी नहीं था उसको सस्ता काफी करने नहीं था के जी लिए। उस आटे की बोरी के लिए। वो आटे की बोरी इतनी महंगी हो गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं, जैसे आपने सवाल किया, तो उसका मैं यही कहूंगी कि रोजगार के मौके बढ़ाने मर्दों के लिए बढ़ाए जाएं, और वो औरतें जो जैसी औरतें जो सिंगल मदर्स हैं, सिंगल पेरेंट्स से अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बाइज्जत रोजगार बनाया जाए, ना कि 2-2 हजार की लाइन में लगवाया जाए। आप खुद सोचिए, महंगाई इतनी होगी कि लोग 2000 की लाइन में औरतें लगना चाहती हैं। वरना किसको अच्छा लगता है कि किसको अच्छा लगता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड में लाइन में लगी लाइन में रहे? लग करके 2000 के लिए, और वहां पर भी आम आपके शहरी 4-5 यही सौ कट चाहिए ना, औरत जाते तो हैं। ये उसके लिए चाहिए 2000 घर के इतना अंदर बड़ा है। इंसेंटिव होगा तभी लगी हुई है वो, तभी तभी लगी लगे है, हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार के मौके बढ़ाए एक जाएं। इशू तो नहीं, बहुत कुछ है हाँ, I'm sure इस वो करने के लिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगी एजुकेशनल फैक्टर में जो है ना बहुत बेटरमेंट की आई ज़रूरत है। बच्चों को वो फैसिलिटीज़ स्पेशली प्रोवाइड करें जिससे वो अपना फ्यूचर जो है बहुत अच्छा कर सकें। एजुकेशनल सिस्टम ताकि फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, ताकि फिर मईशत का पहिया चले। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक स्कीम आ रही है, लैपटॉप स्कीम जी, आ जी। रही है, जी, लेकिन आपने अगर उसको पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, वो पब्लिक सेक्टर्स के लिए। इसका मतलब है कि क्या हर बच्चे को हर वो बच्चे के लिए facility देना ताकि हर बच्चे के लिए वो हर स्कीम बच्चे होनी की चाहिए। ख्वाहिश है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या कोई भी, क्योंकि और मिडिल हम दुनिया क्लास के जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे। ममालिक की मिसालें दे रहे हैं, वहां पर स्कूलों में पेपर ही खत्म हो गया है। वहां बच्चा आते ही लैपटॉप लेकर, बच्चा लैपटॉप लेकर आता है। बिल्कुल, बच्चा वहाँ पे और लेके हम आज और यहाँ हम तो आज बच्चों भी का एप्लीकेशन लैपटॉप पे नहीं लगे है हैं जी। और हमें- और अभी यहाँ- आप इस अब ये तो बात हो रही थी, तो वो हर बात का कोई ना कोई काउंटर आर्गुमेंट मेरे जहन में आ रहा था। अब इसमें क्या सूरत निकाली जाए? मिसाल के तौर पे कहने कोई बात बिल्कुल ठीक है, मतलब हु वुड नॉट एग्री कि भाई आप मईशत का पहिया चलाएं ताकि मजीद रोजगार के मौके पैदा हो, ताकि बेरोजगारी कम हो, ताकि लाइनें कम हो। लेकिन जाहिर है जब हम इकोनॉमी के लेंस से देखते हैं तो एक पूरा एक दूसरा आर्गुमेंट है जो कि भी अपनी जगह एक लॉजिक रखता है कि आपने तो पिछले 1 साल में जान के मईशत का पहिया कम किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो फिर लोगों को इस बात में हुआ कि यार फिर बैंक में रख के पैसे कमाऊं, मैं क्यों कारोबार पे लगाऊं। अच्छा, आप फिर आप पीएचडी की एलोकेशन अगर बढ़ा देते हैं जिससे मईशत का पहिया चले, तो फिर वो उसका अलग इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमी में ऐसा ही है ना कि हर चीज, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई इंपैक्ट है, एक बैलेंस है जो कि आपने फाइंड करना है। ये ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकता है, थोड़ा यहां फिर यहां, ये ऐसे ही चलता है। आबिद साहब जी, सबसे पहले तो मैं देखूं कि जो एक आम आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, जो एक ट्रेजेडी हुई सस्ते आटे में, वो ये हुई कि जो हमने हुकूमत ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा वो 60,000 का रखा कि 60,000 रुपया महीना कमाने वाले या उससे कम जो है वो लाइन में लग सकते हैं। अब हम समझते रहे हैं 60,000 को कि हम जो भी लोग 60,000 कमा रहे हैं वो वाइट कॉलर्ड है, माशाल्लाह वो बड़े एजुकेटेड होंगे या वो स्किल्ड होंगे या उनकी एक माकूल इनकम है। तो एक तो हुकूमत ने ये कर दिया। सही है। अब जब आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं टैक्सेशन की बार से, तो जिसकी भी आमदनी जो है वो 60,000 रुपया महीना, वो तो इनकम टैक्स में फॉल कर रहा है, उसको टैक्स भी देना है। यानी एक तरफ वो 60,000 से कम आमदनी है तो आप फ्री आटे के मुस्तहिक हैं, दूसरी तरफ अगर आप 60,000 कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना है क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की वो स्लैब है। तो एक तो इस तरह की जो पॉलिसीज है इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, कंट्राडिक्शन खत्म करना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि ये लाइनों में लगाने वाला सिस्टम अब आपके डिजिटल दौर में और जो